इसराइल और अमेरिका ने मिलकर कौन कौन से हथियार का यूज किया है, किन जहाजों का यूज किया है, और कैसे वो रडार को जाम कर देते हैं, मिसाइल को चकमा दे देते हैं, उन वो कैसे किसी देश के अंदर घुस के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेके चले गए, पता तक नहीं चलने गया। 100-150 जहाज लेके चले जाते हैं, कोई रडार पे पता नहीं चलता है। तो देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही पूरा इंतजाम कर रखा था। अमेरिका दुनिया में ऐसे संगठनों का काम किया है जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ दुनिया में ना, सब किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है, 1 साल 2 साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है, तो आईएमएफ देता है। लेकिन आईएमएफ पे सबसे ज्यादा वोटिंग राइट अमेरिका का है, यानी अगर अमेरिका वीटो कर देगा तो आईएमएफ किसी को लोन नहीं देगा। इसलिए अमेरिका इसे सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज करता है कि कोई भी गरीब देश या जिसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, वो अमेरिका से नहीं उलझता है, क्योंकि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिका का ही सबसे ज्यादा वोटिंग राइट है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आईएमएफ से लेना पड़ेगा। और इन दोनों पर अमेरिका चाहेगा तभी लोन देंगे लोग, अदरवाइज में नहीं देंगे, क्योंकि इन बैंकों के निर्माण में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने ही लगाया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किसी के पास पैसा नहीं था, तो अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जाता है। अमेरिका डब्ल्यूटीओ में सबसे ज्यादा दबदबा रखता है, वो चाहेगा तो उसके व्यापार को सुरक्षित रहेगा, उसके गूगल को आप एंट्री में नहीं रोक सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को नहीं रोक सकते हैं, उसके माइक्रोसॉफ्ट को नहीं रोक सकते हैं, टेस्ला को नहीं रोक सकते, अभी स्टार लिंक आ रहा है, सब डब्ल्यूटीओ से कानून बना देता है। और अगर कोई देश ज्यादा नियम कानून बनाएगा तो उसको यूएनओ से दबवा देता है। यूएनओ में हम लोग का कश्मीर मुद्दा अटका हुआ है। हाँ, अब चाइना, ब्रिटेन, जिसके पास खुद में भी यूएनओ का पावर है, अमेरिका इतना वो उसका अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है। तो ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर है। इसके अलावा अमेरिका दुनिया के पैसे को कंट्रोल करता है स्विफ्ट कोड की तरह। दुनिया में आप कहीं से भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो स्विफ्ट कोड चाहिए। जिस तरह अगर देश में आपको पैसा ट्रांसफर करना है, कर्नाटक से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से दिल्ली, तो आपको आईएफएससी कोड चाहिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल पेमेंट करना है तो विदाउट स्विफ्ट कोड से नहीं हो सकता है। अगर इससे बाहर कर देगा आपका पूरा पेमेंट फंस जाएगा। रूस को इसने बाहर कर दिया था। वो पूरी दुनिया में रिसर्च करके, जब अमेरिका के पास इतने पैसे आ जाते हैं तो उसके यहाँ के स्टूडेंट, अब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़े पढ़ता है, वो सोचता है और क्या रिसर्च करे, तो वो लोग रिसर्च कर करके अलग अलग सोशल मीडिया बनाते हैं। इस सोशल मीडिया को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब देखिए, चाहे ईरान की लड़ाई हो या इजराइल की लड़ाई हो या अमेरिका जीते या कोई जीते, सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से वीडियोस बनेंगे और जम के कमाएंगे सब अमेरिका के बैठे सिलिकॉन वैली में। इन सोशल मीडिया के जो भी मालिक हैं लोग, उनको ना वीडियो बनाना है ना कुछ, अपना सोशल मीडिया बना दिए, भांजते हैं लोग। अरे सोचिए ना भैया, उनके सोशल मीडिया में हम लोग के प्रधानमंत्री ट्वीट ट्वीट खेलते हैं लोग, ट्वीट करते हैं लोग, पूरी दुनिया चल रही है। मेल चल रहा होता है, गूगल मेल। मेल कितना जरूरी होता है, विदाउट ईमेल आपका मोबाइल काम नहीं करता है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से करते हैं। आप कहीं भी कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल से सर्च करते हैं। आपका कोई मोबाइल होगा वो एंड्रॉइड पे चलता होगा, कोई भी कंप्यूटर होगा वो आपका विंडोज पे चलेगा। कोई कंप्यूटर उठा लीजिए, या तो विंडोज होगा या तो आईफोन या तो आईओएस होगा। इन्हीं चीजों, यही चीज देख रहे हैं, दुनिया का कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर इसी पे काम करता है। अब हम लोग अपना फोन पे यूपीआई बना लिए, तो ठीक है हम बना लिए, लेकिन उसे जाके लिस्ट कहां करेंगे? तो उसे जाके लिस्ट करेंगे आप प्ले स्टोर पे। आप यूपीआई कहां से लाए थे? या तो प्ले स्टोर से लाए होंगे या फिर आप गूगल से सर्च किए होंगे, जीमेल से आपका मोबाइल चल रहा होगा। तो पूरी दुनिया को ये कंट्रोल करते हैं, तो कोई इनसे दुश्मनी भी लेना नहीं चाहता है। और ये बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं। ये लोग हवाई जहाज बनाते हैं, दुनिया में करोड़ों करोड़ों की कमाई करते हैं, बोइंग कंपनी के जहाज। अब जब ये हवाई जहाज बनाएंगे, इनके पास अथाह पैसा हो गया, तो फिर उससे टेक्नोलॉजी का, नए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, पूरी दुनिया को जाल में फंसा के रखे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया चौपट हो गई, इनके पास पैसा था। ये पैसा को सिक्योर करने गए, कोई काम नहीं किए, केवल रिसर्च किए। अब नया रिसर्च किए, उस पर अपना पेटेंट कर लिए, अपनी मजबूत कर लिए, दूसरे को केवल अपना सामान बेचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका के बने जहाज से घूमते हैं लोग यहाँ। और ये रिसर्च करने के बाद इनके पास अगला बिजनेस होता है हथियारों का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार की सप्लाई अमेरिका करता है। हमारी मजबूरी है अमेरिका से हथियार खरीदना। अगर हम नहीं खरीदेंगे ना तो वो एक जगह युद्ध करा देगा। वो क्या करेगा? पाकिस्तान को हथियार दे देगा। अब उसको काउंटर करने के लिए हम खरीदेंगे। तो हमेशा काउंटर करने की कोशिश करता है अमेरिका दो देशों के बीच में। और अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस हथियार है। ये कभी नहीं चाहेगा युद्ध खत्म हो, क्योंकि अंधेरे का डर दिखा के ही टॉर्च बेचा जा सकता है। अब इसके बाद वो पूरी दुनिया के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका का खुद का पेट्रोल है। अरब देश में जो 57 मुस्लिम कंट्री हैं, ये 57 बहनों को, भाई तो अब कहना ठीक नहीं है इन लोगों को,
क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। भारत से चूड़ियां भी भेज देनी चाहिए उन लोगों को कि कम से कम देखो यूक्रेन को कितने बहादुरी से लड़ा था। देख लो उस 85 साल के खौमेनी को अमेरिका के सामने नहीं झुका था। तो ये अरब देश की 57 बहनें, तो आप बहनें लोग, आप 57 बहनें लोग को आप समझिए, इन लोगों को अमेरिका कंट्रोल करके रखा है। ये बोलेंगे तो खांसेंगे लोग यहाँ पे ना, अदरवाइज में इनके पास कुछ नहीं हो। तो तेल मिल गया तो अलग बात है यहाँ। तो उन लोग के तेल पे अमेरिका इनडायरेक्ट कब्जा किया है। अब दो देश जो बच जाते हैं जो तेल जिनके पास रहता है अमेरिका के अलावे, तो वो हो जाते हैं वेनेजुएला, रूस और ईरान। वेनेजुएला को उसने किडनैप कर लिया, ईरान पे उसने धावा बोल दिया है, रूस को ये लोग इनडायरेक्टली उलझा के रखे हैं। तो पूरी दुनिया के पेट्रोल पे कब्जा कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बनेगा पेट्रोल पंप। वो अपने आप को पेट्रोल पंप बनना चाहता है, और पूरी दुनिया पैसा इस्तेमाल करे अमेरिका का डॉलर। अब मजबूरी है पूरी दुनिया का कि अमेरिका का डॉलर इस्तेमाल कीजिए। अमेरिका से तेल खरीदिए, अमेरिका से जहाज खरीदिए, अमेरिका से हथियार खरीदिए, आप अमेरिका के बने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बनाए संस्थाओं का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बने मोबाइल और अमेरिका के बने इन्हीं सारी चीजों का, आपको कंप्यूटर लैपटॉप इन्हीं सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करिएगा तो आपके ऊपर युद्ध नाप देगा अमेरिका, उसके लिए युद्ध कर देगा। कोई देश, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, पेट्रोल और डॉलर मना किए थे, ईरान हो पेट्रोल और डॉलर मना किया था, वेनेजुएला पेट्रोल और डॉलर मना किया था, मोहम्मद गद्दाफी लीबिया पेट्रोल और डॉलर मना किया था। ईरान की लिटरेसी रेशियो महिलाओं का 99% है, लिटरेसी रेशियो इसके मामले में अमेरिका से ज्यादा ठीक है उन लोग का। लेकिन उसके ऊपर सोशल मीडिया का इतना दबाव है, इतना सैंक्शन लगा दिया कि अर्थव्यवस्था टूट गए। तो अगर नहीं मानेंगे अमेरिका के बात तो युद्ध कर देगा। और युद्ध में अमेरिका के पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है। पूरी दुनिया को वो 7 अलग अलग टुकड़ों में बांटा है, जैसे हम इंडिया पे। तो अगर इधर कुछ भी होगा ना तो अमेरिका का 7वां बेड़ा आएगा हमला करने, इन देशों पे काउंटर करने के लिए 7वां बेड़ा आएगा। आप सुने होंगे 1971 की लड़ाई में 7वां बेड़ा आया था, वो ये को जहाज नहीं था, 7वां बेड़ा में देखिए इतनी जहाजें हैं, सब ये पानी वाली जहाजें इतनी हैं। इनके पास पनडुब्बी है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, विमान वाहक पोत है, कम से कम 400 से ज्यादा लड़ाकू जहाज है, हेलीकॉप्टर है, टैंक है, सब लेके आ जाता है सब। अमेरिका के पास टोटल 6 बेड़ा है, लेकिन 7 बोलता है क्योंकि इसका बेड़ा शुरू होता है, पहला बेड़ा इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिसमेंटल कर दिया गया था। तो इसकी जो फ्लीट शुरू होती है सेकेंड फ्लीट से चालू होती है। तो हम लोग चलते हैं अपनी 7वें बेड़ा में। लेकिन जहां युद्ध हो रहा है ईरान में, वहां इसकी 5वीं फ्लीट काम करती है, और 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर था दोहा में, दोहा कतर में। उड़ा दिया ईरान उसके हेडक्वार्टर के, फिर 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर उड़ा दिया था ईरान। जितना ये लोग सोचे नहीं तो उतना मारा है। अब समझते हैं लोग कि अमेरिका भारी कैसे पड़ता है। देखिए अमेरिका के पास खतरनाक खतरनाक जहाज है सब, जिसमें सबसे जबरदस्त उसका काम करता है ग्राउलर EA 18 यानी EA-18G, इसका ऐसे कॉमन नाम होता है ग्राउलर। अमेरिका के हर जहाज का एक कोड होगा और एक कॉमन नेम होगा। हम ऐसे बता देते हैं, आप याद कर लेगा, कई बार कभी कभी पूछ देता है एग्जाम्स वगैरह में। तो EA इसका कोड नाम है, ग्राउलर है। ये इतना खतरनाक जहाज है, इसके कोना पे देखिएगा ना, इसके विंग टिप्स को देखिएगा, यहां पर इसका एक बहुत हैवी जनरेटर लगा हुआ है, और इसमें एक तरह का रडार है। ये जनरेटर है, ये 10 किलोवाट का पावर जनरेट करता है, 10 किलोवाट का, और इतना भयंकर बीम छोड़ देता है। यहां से ये ऐसे बीम निकालता है यहां से, और ये दोनों विंग्स पे। और अगर जहां कोई रडार देख लिया, जैसे ये रडार देखा ना, तो 10 किलोवाट का इसके ऊपर बीम छोड़ देगा, ये रडारे काम करना छोड़ देगा। तो अभी इस रडार पे जहाज दिखेगा और अचानक इतना बीम छोड़ देगा ना, इसका रडार का नाम है ALQ, ताकि ये ही काम करना छोड़ देगा। जिस पे जहाज दिख रहा था वो इसका स्क्रीन ब्लर हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, जहाज ऑपरेटर दिखाएगा और ये क्या हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये ग्राउलर आगे बढ़ेगा, और इस ग्राउलर में रडार एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये इतने बड़े बड़े 3-3 पॉट देख रहे हैं, एक बीच में लगा हुआ है, फ्यूजलार्ज के नीचे, दोनों इसके नीचे। इसके अंदर बहुत हाई इंजन पावर का एंटी रडार और रडार जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इतना पल्स भेज देगा, इतना सिस्टम भेज देगा कि दुश्मन के जहाज पे रडार पे जहाज दिखने लगेंगे। और दुश्मन का जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जैसे S-400 वगैरह, ये इसके ऊपर फायर कर देगा। और जब फायर कर देगा तब पता चलेगा एक्चुअल में वहां जहाज नहीं था, ये एक नकली मैसेज किया था, नकली मैसेज दिया था। जैसे कई बार क्या होता है, रॉन्ग नंबर हमारे मोबाइल पे फोन आ जाता है, तो हम लोग बोल देते हैं ना रॉन्ग नंबर, तो ये रॉन्ग नंबर भेज देता है। इतना ना रॉन्ग नंबर भेज देगा तब पगला जाएगा आदमी कि उसी में कौन है। जैसे मान के चलिए आपको कहा गया कि जैसे पुलिस खबर करेगी तुरंत रेडी हो जाना, तो हम क्या करेंगे, 200 आदमी उससे एक के टाइम पे फोन करा दें तड़तड़ा के। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किसका नंबर है, तो ये वही को कंफ्यूज कर देता है, और उस रडार के एरिया में इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि रडार स्क्रीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं। और इसी बीच ये पूरे अपने फाइटर ग्रुप के साथ अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा जैसे ये दुश्मन के रडार के पास पहुंचता है, तो ये क्या करता है, इसके पास एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है।
इस मिसाइल को निशाना नहीं लगाना पड़ता है, जहां से रडार का सिग्नल आ रहा है ये ससुरा उस सिग्नल पे जाके मार देता है, तो सिग्नल को मार देता है। अब उसका रडार क्या करेगा, जब उसके रडार पे ये ऑलरेडी इतना जैमिंग लगा दिया, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा और अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, बस इसी का फायदा उठा के ये एंटी रेडिएशन मिसाइल छोड़ देगा। और वो मिसाइल को क्या चाहिए, आप इंटेंसिटी बढ़ाइए और खोज के आएगा, आपको मार देगा, जहां जहां रहेंगे आपको मार देगा। इन केस अगर इसको मारने कोई दुश्मन का जहाज आ गया तो ये साइड विंडर मिसाइल रखता है, पास के जहाज को मारने के लिए, दूर के जहाज को मारने के लिए अलग मिसाइल रखे रहता है, तो हवा से हवा में मार देता है और पहली पीढ़ी में आके पूरे रडार सिस्टम को अंधा करके चला जाता है। अब आते हैं इसके बाद अमेरिका के बॉम्बर जहाज। बॉम्बर जहाज को बी से कहते हैं बॉम्बर। अमेरिका के हर जहाज के आगे एक कोड रहेगा, फिर उसका नाम रहेगा। अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर है B2, इसका नाम है एस्पिरिट, ये कोड है B2 एस्पिरिट। ये इतना बड़ा बॉम्बर है और ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि ये रडार में आता ही नहीं, ये दिल्ली के ऊपर उड़ेगा तो दिखेगा ही नहीं, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारता है। मतलब आप समझिए, आप अगर आप एक हजमोला रख दिए हैं तो 50,000 फीट से वो हजमोले पे मिसाइल मार देगा, इतना छोटा एक्यूरेसी के साथ मारता है। और ये बम गिराता है 14 टन का बम गिरा सकता है, 14,000 केजी, 14 टन का, यानी एक ट्रक जो होती है वो 10 टन की होती है, यानी 1.5 ट्रक, बड़े साइज के एक ट्रक बराबर बम गिरा देता है, तबाह तबाह कर देता है। और ये इतने हथियार को लेके जाता है, इतनी दूरी तक जाता है कि हवा से हवा में इसे फ्यूल भरना पड़ता है। और ये स्टील्थ है, स्टील्थ उसे कहते हैं, स्टील्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसपे रडार जब आता है तो रडार का खासियत क्या है, रडार ऐसे टकरा के वापस जाता है, रडार के वेव टकरा के वापस जाते हैं, और अगर वापस चला गया तो रडार का सिग्नल भाग जाता है कि वापस आया है, वापस आया है। जैसे हम बॉल फेंकते हैं वापस आ जाता है, वैसे वापस अगर आ गया तो ये जान जाता है कि यहाँ पे जहाज है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर एक फिल्म लगी होती है, एक पेंट की कोटिंग होती है जो इसको चिपका लेती है। कोई भी रडार आएगा उसकी सिग्नल को चिपका लेगा, तो रडार ऑपरेटर को लगेगा कि सिग्नल तो लौट के आया ही नहीं, इसका मतलब सामने कोई था ही नहीं। तो ये जब भी उड़ान भरने जाता है तो इसके ऊपर पेंट किया जाता है। जैसे ये इसके ऊपर चढ़ के देख रहा है, अब ये जहाज नहीं उड़ेगा, क्योंकि जहां जहां ये पैर रखा होगा वो रडार पे आ जाएगा, तो इसको हटा के फिर उसके ऊपर पेंट किया जाएगा। हर उड़ान से पहले इसे पेंट किया जाता है। और ये इतना बम गिराता है, 14 टन का ये GBU-59 बम गिरा दिया था, और बंकर बस्टर बोलते हैं इसको। इस बम के अंदर इंजन नहीं होता, इतना भारी होता है कि तोड़ के नीचे चला जाता है। और ये जहाज इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है कि अमेरिका की केवल एक ही जगह रहता है, व्हाइटमैन एयरबेस पे, और यहां से ये 10 घंटा की उड़ान भर के आता है, जहां हमला करना होता है वहां हमला करके, और फिर वहां से 10 घंटा का उड़ान भर के चला जाता है। ये सबसे ज्यादा दुनिया में उड़ान भरने वाला है, 24-24 घंटा उड़ते ही रह जाता है। इसके अंदर किचन, बेडरूम, बाथरूम सब रहता है। 2 सेट के, मतलब कई पायलट रहते हैं, एक थक जाएगा तो एक आगे बढ़ेगा। अब अगला बॉम्बर आता है B1 लैंसर, इसका कोड है B1 और जहाज का नाम है लैंसर। ये भी सेम इसी का काम करता है, बम गिराने का, लेकिन ये ना थोड़ा सा धीमा उड़ता है, ये धीमा उड़ता है और ज्यादा बम गिराता है। और ये ससुरा बड़ी तेज उड़ता है, सुपरसोनिक है लैंसर। पहले वो मेन चीजों को गिरा के चला गया, अब उसके पीछे ये आएगा। जब इसे उड़ना होगा ना तो ये अपने पंखवा को इसे सिकोड़ लेता है, और जैसे सिकोड़ लेगा धंधना के उड़ेगा इसे, और जब बम गिराना होगा ना पंखवा को इसे फैला लेगा। इसका विंग्स देखिएगा ना, फोल्डेबल होता है। जब बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करेगा ना, बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करके गिरा उड़ा के, और फिर पंख सिकोड़ेगा, धनाक से उड़ जाएगा। यहाँ पे इतना तेज बॉम्बिंग करता है, इसमें केवल बॉम्बे भरा हुआ है, ये लड़ाई नहीं कर सकता है। अगर इसको दुश्मन का जहाज घेर लेगा ना, हेलीकॉप्टर घेर लेगा तो मार के गिरा देगा, लेकिन ये बॉम्ब गिराता है। ये केवल क्या है, बॉम्बर है। तो ये लैंसर बॉम्बर हो गया। इसके बाद जो बॉम्बर आता है वो B52 आता है। इसे द बफ भी बोला जाता है, हालांकि इसको स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी बोला जाता है, लेकिन इसका ज्यादा कॉमन नेम द बफ है। ये सबसे बड़ा बॉम्बर है, सबसे बड़ा बॉम्बर। कारपेट बॉम्बिंग करता है, पूरा बिछा देता है उस एरिया को, जहां बम गिराएगा ना शहर का शहर गायब कर देगा, ऐसे बिछा के रख देगा यहाँ पे। ये बॉम्बर आएगा B52। दुनिया में पहली ऐसी लड़ाई ईरान के साथ है जिसमें ये तीनों बॉम्बर एक साथ काम आ रहे हैं। हालांकि हमेशा इतना काम नहीं आते हैं सब, ईरान पे दिन रात बम गिराए जा रहा है यहाँ पे। अब जब बॉम्बर का काम हो जाता है तब आते हैं फाइटर। फाइटर के लिए शॉर्टकट यूज होता है F। तो किसी भी जहाज, अमेरिका के जो भी जहाज है, अगर बॉम्बर है तो उसके पहले B यूज होगा। देखिए B52, B1 लैंसर, B2 एस्पिरिट। अब जो है फाइटर देखते हैं, फाइटर में F यूज होगा। अब फाइटर में सबसे पहले आएगा F-35 लाइटनिंग 2, ये लाइटनिंग 2, सेकंड लाइटनिंग आएगा यहाँ पे। F-52 कोड हो गया, इसका नाम है लाइटनिंग। इस ससुरा इतना अजीब जहाज है कि ये रडार में आता ही नहीं है,
रडार में आएगा ही नहीं। दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, मुंबई के ऊपर उड़ेगा, पढ़ते नहीं चलेगा, रडार में नहीं आएगा। इतना खतरनाक है ये कि रडार में दिखे तो इसके लिए इसके ऊपर लूनर बर्ग ये लूनर बर्ग लेंस लगाया जाता है इसके ऊपर, लूनर बर्ग लेंस, ताकि ये अपने को दिख सके। ये इतना ज्यादा स्टील्थ है कि एक बार अमेरिका से उड़ान भरा और इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आई तो पायलट कूद गया पैरासूट लेके, आई जहाज गायब हो गया, अमेरिका को मिल भी नहीं किया, उसी के रडार पे गायब हो गया, मिला ही नहीं। इतना खतरनाक है। और ये क्या करता है, अपने अंदर से जितने क्रिटिकल जगह है उस पर बम्बार्डमेंट कर देता है कि दुश्मन मार ही ना पाए। रडार फोड़ दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर तोड़ दिया। अब इसी का छोटा भाई है F-22 रैप्टर, F-22 इसका कोड हो गया रैप्टर। ये सिंगल इंजन है, ये डबल इंजन, ये भी स्टील्थ है। ये इसके तुलना में ज्यादा बम ले जाता है, ये ज्यादा बम ले जाता है, तो ये कम ले जाएगा लेकिन मेन चीज को तोड़ के आ जाएगा। फिर उसको बुलाएगा कि आओ आओ, मेन तोड़ दिए। अब ये क्या करेगा, नीचे से अपना दरवाजा खोलेगा। ये मिसाइल किसी भी मिसाइल को बाहर नहीं लटका सकते, अगर बाहर लटकाएंगे तो रडार में आ जाएगा। तो जितने स्टेल्थ मिसाइल होते हैं वो अंदर अपने कैरेज वे में रखे रहते हैं, तो ये गिरा देता है। यानी मेन चीज टूट गए। अब लड़ाई होगी खुलेआम, तो अब आएगा खुलेआम लड़ने वाले जिसके बाहर हथियार लटकते रहते हैं, ये सब रडार में दिख जाते हैं सब। लेकिन रडारे नहीं रहा, वो रडार को जाम कर दिया, तोड़ दिया, मार दिया। अब आएंगे सब अगले फाइटर, F-16। इसे फाइटिंग फाल्कन या वाइपर कहते हैं। सोच रहे एक तो कोड नाम रखेगा, फिर होगा दूगो नाम रखेगा, हम लोग को पढ़ाईला में आफत हो जाता है। खैर याद रखिएगा आप लोग। तो F-16 इसे फाल्कन भी कहते हैं या वाइपर भी कहते हैं। ये मल्टी रोल है, यानी ये हवा से हवा में भी मिसाइल मारेगा, हवा से गोलियों मार देगा, अब हेलीकॉप्टरों को मार देगा, बमों गिरा देगा, जासूसी भी कर लेगा, रडारों को जाम कर लेगा। तो सब काम कर लेता है, उसे मल्टी रोल कहते हैं। जो सब काम कर लेता है उसे मल्टी रोल कहते हैं। तो धड़ाधड़ करता है ये मल्टी रोल। और F-15 इसका नाम है ईगल, ये भी मल्टी रोल है। ये दोनों आएगा सब तड़तड़ा के, मतलब पहले का सारा काम कर दिया, ये इतना मारेगा, सब बमों गिराएगा, मिसाइलों मारेगा, गोली भी मारेगा। अगर मान के चलिए 2-4 हजार कहीं फौजी हैं तो मुंडिया इसे नीचे करके गोली तड़तड़ा के मार देगा। तो इसे कहते हैं मल्टी रोल। जैसे राफेल जो है वो मल्टी रोल है, बम्बर नहीं है, मल्टी रोल है। जब ये हो जाएगा, अब नौसेना से घेरा जाएगा उस देश को। ये बड़ी सी जहाज है, इसके ऊपर रनवे है, ये एयरपोर्ट है, इतनी जहाजों को रखा है। ये क्या करता है, इस रनवे पे यहाँ कैटापुल्ट सिस्टम लगा हुआ है। ये जहाज को, इसके नीचे एक इंजन लगा हुआ है जो जेट इंजन से, भाप से चलता है। और ये क्या करेगा, जहाजों को यहाँ पकड़ के गुलेल की तरह उड़ा देगा हवा में, और वहां से उड़ जाएंगे सब जहाज और उस देश के ऊपर मारेंगे। इन जहाजों के ऊपर F-18 सुपर हार्नेट लगा होता है। F-18 सुपर हार्नेट 2 इंजन का जहाज है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता है और हैवी बॉम्बिंग करने के काम में आता है, बहुत हैवी। लेकिन इस जहाज को कोई मार के डुबा देगा तब। तो इस जहाज के ऊपर खुद का रडार होता है जो 600 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन ये अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसको डुबा दीजिएगा ना तो किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। सोचिए ना, रूस के पास 1 गो है, चाइना के पास 3 गो है, हम लोग के पास 2 ठो है, अमेरिका के पास 7 गो है। उसके पास इसका कोई कमी नहीं, पैसा ज्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया, पेट्रोल, जहाज, टेक्नोलॉजी, हथियार, सारा चीज तो वही रखा है। ये क्या करता है, अपने ऊपर E-2 जहाज लेके घूमता है। देखिए यहाँ पे कोई कई जगह पे E-2 रखा होगा, एक ठो यहाँ E-2 रखा हुआ है, 2 ठो उड़ने गया होगा सर, एक ठो इधर भी E-2 रखा हुआ है। ये 4-5 ठो E-2 लेके घूमता है। E-2 कोड हो गया, इसका नाम हो गया हॉकआई। ये क्या है, ये एवॉक्स है। ये उड़ेगा ना तो इसके ऊपर रडार लगा हुआ है, ये 400 किलोमीटर ये देख सकता है। अब जरा सोचिए, 600 किलोमीटर तो ये देख सकता था, अब ये क्या करेगा, इधर एक ठो E-2 को उड़ा देगा, एक ठो इधर उड़ा देगा, एक ठो को सामने उड़ा देगा, एक ठो पीछे साइड में उड़ा देगा, और ये उड़ के चले जाएंगे सब बहुत दूर, 1000 किलोमीटर, और वहां जाके देखते रहेगा सब कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं है। मतलब ये अपनी सुरक्षा 600 किलोमीटर खुद कर लेता है और चारों दिशाओं में E-2 हॉकआई को भी भेज देता है, देखना कोई है तो नहीं है। अगर जहां कुछ होगा तो ये बता देगा, हाँ इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तुरंत उसके पीछे उड़ जाएंगे सब, 2-4 ठो मिसाइल मार के निकाल देंगे। इतनी सुरक्षा में घूम रहा है। और ईरान के पास ये जा नहीं रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी मच्छर सेना बनाया, मच्छर ब्रिगेड, कह रहा है कि आओ सोच रहा हम 1500 जहाज एक के बार में मार देंगे, मारो तो नहीं, देखते हैं कैसे होगा, मार तो नहीं ऐसे। तो ईरान के पास जाइए नहीं रहा है और ईरान कह रहा है आओ तो हम मरबे करेंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, इसके पहले अब ड्रोन भेजते हैं सब। ड्रोन, इसमें आदमी नहीं बैठता है, ये रिमोट से उड़ाया जाता है। ड्रोन में कौन आएगा, ड्रोन का भी कोड समझते हैं, MQ-9 इसका कोड हो गया रीपर। ये हमलावर जहाज है, ड्रोन है, अब बहुत मिसाइल मारता है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा यही यूज हुआ है, MQ-9 रीपर। लेकिन रीपर से पहले जाता है
RQ-4 ग्लोबल हॉक, RQ-4 ग्लोबल हॉक ये क्या करता है, ये सर्वेलांस करता है। इसका थूथूर इतना मोटा है, भैंसा की तरह उड़ रहा है, इसके अंदर रडार वगैरह लगे हैं, सब सब जांच देगा, कहाँ की जमीन उथली है, कहाँ जमीन के नीचे सुरंग है, कहाँ बंकर बना हुआ है, रास्ता कहाँ से जा रहा है, सारा देख लेगा और अपने पीछे बुलाएगा रीपर को, और रीपर जाके बम मार देगा उसको। लेकिन कई बार इसको ही मार के गिरा दिया, सब अफगानिस्तान वाला इसको ही मार के, ईरान, इन दोनों को मार के गिरा दिया। तो अमेरिका यूज करता है RQ-170 सेंटेनियल, ये है स्टील्थ, माने इस ससुरा के ड्रोनो स्टील्थ है। अब ये उड़ेगा तो रडार में ही नहीं दिखता है, तो अगर ये मार के गिरा देंगे तो ये उड़ेगा, ये सारा निगरानी करके आएगा। और चाइना ये सही ड्रोन का यही कॉपी है, अमेरिका कहता है मैंने कॉपी किया और ईरान कहता है ये मेरा कॉपी किया। तो ईरान का शाही ड्रोन और अमेरिका का लूकस ड्रोन सेम है, ये आत्मघाती ड्रोन है, जाके थुथुर लड़ा लेता है, मर जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी यूज करता है अमेरिका। ये तो अमेरिका के ड्रोन हो गए, बॉम्बर हो गए, फाइटर हो गए। अब अमेरिका कैसे दुश्मन के रडार से देख लेता है, तो अमेरिका के पास बहुत हैवी हैवी रडार हैं जो 5000 किलोमीटर दूर से ही देख सकते हैं। ये सब इतने बेहतरीन रडार हैं, हालांकि इनको तो ईरान धज्जी मार के उड़ा दिया, उसने एक साथ 20-20 मिसाइल मारा था, बाकियों को यही रडार मार के गिराया है, लेकिन कुछ पे अपने ही खत्म हो गया है। लेकिन ये अमेरिका के पास इतनी भयानक उसकी ताकत है रडार की, ये रडार पहले ही से बता देते हैं पैट्रियट मिसाइल को, ये हवा में ही उड़ के आसमान में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को मार देती है। पैट्रियट मिसाइल सबसे दूरी तक को मारती है थार्ड मिसाइल, ये 60-70 किलोमीटर दूर ही मिसाइल को मार देगी थार्ड मिसाइल। पैट्रियट मिसाइल लगभग आपको 40 किलोमीटर की दूर पे अगर आए हैं, थार्ड से बचे हैं तो पैट्रियट मारेगा, पैट्रियट से अगर बचे हैं 10 किलोमीटर तक चले आए तो आयरन डोम मारेगा, और आयरन डोम से भी बच गए तो आयरन बीम मारेगा। ये सबसे सस्ता है, बस एक बिजली का झटका दीजिए, लेजर लाइट बनाएगा, मार देगा यहाँ पे। हालांकि ये अभी ये इजराइल इसको बहुत बड़े पैमाने पर यूज कर रहा है। तो इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास यहाँ पर। इसके बाद अमेरिका को पता है कि रूस का डेड हैंड है, रूस ने अपना एक मिसाइलों का जखीरा बनाया है, परमाणु बम, जिसमें मिसाइल पहले से भरी हुई है। और ये सिस्टम है कि यदि रूस के व्लादिमीर पुतिन की मृत्यु हो जाती है, मंत्रिमंडल की मृत्यु हो जाती है और देश में बहुत ज्यादा विस्फोट आता है और उसकी मौसम विभाग के रडार ये सब जान जाते हैं, और वो बार बार हर दिन राष्ट्रपति को मैसेज भेजता है और राष्ट्रपति उसका रिप्लाई नहीं आता है राष्ट्रपति मंत्रालय से और सेना के विभाग से, तो डेड हैंड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया में परमाणु बम मार देगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है, उसको तो अब पता है कि अगर ईरान का किला गिरेगा अगर अमेरिका, तो इसके बाद उसके लिए दुश्मन बचा है चाइना और रूस। तो इसलिए वो अपने आप को एक गोल्डन बीम टेक्नोलॉजी, गोल्डन डोम बना रहा है, गोल्डन डोम। इसमें इतनी मिसाइलें भरेगा कि अंतरिक्ष में मारने के लिए 100 किलोमीटर तक एक दूसरी मिसाइल मारेगी, और उसके नीचे आएंगे 80 किलोमीटर, अगर यहां बच गए तो 80 किलोमीटर पे मारेगा, वहां बच गए तो 60 किलोमीटर पे मारेगा, फिर बच गए तो 50 किलोमीटर पे मारेगा, उसके बाद अगर 50 पे बढ़ गए तो 40 पे, 30 पे, 20, 10, 5, लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे इवन 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इतनी सारा सिस्टम लगा के रखा है अमेरिका बचने के लिए अपने आप को। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चली गई है आगे। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसकी तैयारी ईरान बहुत पहले से कर रहा था। ईरान पिछले 10 सालों से ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत बेहतरीन काम किया और उसने अपना शाही ड्रोन बनाया। ये ड्रोन 2500 किलोमीटर तक जा सकता है और ये ड्रोन बड़ा सिंपल सा होता है, इसमें लगभग 40 किलो का यहाँ पे आगे पेलोड भर दिया जाता है, जो ब्लास्ट करता है उसी को पेलोड करते हैं। ये डेल्टा विंग एक स्ट्रक्चर होता है, जहाज को हवा में रखता है ये विंग्स, लेकिन आगे बढ़ाता है ये इंजन। तो किसी भी जहाज को केवल आगे बढ़ाता है इंजन, लेकिन हवा में रखता है उसका ये विंग्स, जैसे पतंग के लिए विंग्स होता है। और इसमें अंदर नेविगेशन सिस्टम रखा होता है और यहीं पर रडार पेलोड भरे होते हैं। ये कामाकाजी ड्रोन होता है, इसको उड़ने मतलब नहीं, ले जाकर अपन मुड़ी लड़ा लेता है, अपने भी खत्म होता है, दूसरे को भी खत्म कर देता है। इसी को हम कामाकाजी ड्रोन कहते हैं। ये बहुत ही सस्ता ड्रोन है। इसमें एक आप देखेंगे तो यहाँ 4 सिलेंडर का एक इंजन लगा हुआ है लूना का। पहले एक मोटरसाइकिल आती थी लूना, आप ध्यान दीजिएगा उसका यही एक इंजन है। ये ऐसे ही इसमें 4 गो इंजन लगा। आप गौर से अगर देखेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे ऐसे 4 इंजन लगे हुए हैं। देखिए ये लूना का एक इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन और 4 इंजन, लूना का 4 गो इंजन लगा हुआ है यहाँ पे। ये टोटल इसका खर्चा आता है 18 लाख रुपया और ये नुकसान करता है करोड़ों करोड़ों का। तो ये लूना इंजन से बनाया है और इसका सरफेस कंट्रोल बड़ा सिस्टम है। आप इसके सिस्टम को देखिएगा, इसमें बैटरी नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है और अमेरिका के ही जीपीएस का यूज करता है। हालांकि चाइना भी इसे बाइडू और ग्लोनास दे देता है, रसिया वगैरह भी अपना सिस्टम दे देता है। इंजन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 ठो कंट्रोल सरफेस लगा हुआ है। यहाँ एक आपको दिखेगा एक हुक टाइप का लगा हुआ है 2 ठो, ये दोनों एलेरॉन्स को ये कंट्रोल करता है। अगर ये देखिएगा ध्यान से तो इसमें ये नीचे झुक गया है, तो ये जो रॉड है
अगर ये रॉड आगे बढ़ेगा तो यहाँ फ्लेक्सिबल है, ये नीचे झुका देगा, जिधर झुकेगा जहाज उधर ही मुड़ जाएगा, जिधर झुकेगा जहाज उधर ही मुड़ेगा ये ड्रोन। और अगर इस ये रॉड अपने आप को पीछे खींचे तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा तो स्पीड ब्रेक का काम करेगा। तो बस इसी एक छोटे से इस रॉड से ये आगे करेगा तो ऊपर उठेगा, नीचे करेगा तो पीछे जाएगा, ये दाहिने बाएं ऊपर नीचे स्पीड कंट्रोल करते रहता है और इनिशियल नेविगेशन के हिसाब से जाता है और जहां जाना रहेगा वहां अपने आप को लड़ा के मार देता है शाही ड्रोन। इन ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों की मदद से ईरान ने बहुत सारे रडार तबाह कर दिए और अरब देशों के जो मुस्लिम जो देश हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम संगठन जो है ओआईसी के 57 बहनें हैं, इन 57 बहनों पे तो आग लगा दिया है ईरान। इन 57 बहनों का तो पूरा तेल का गोदाम उड़ा दिया है। इजराइल ने भी क्या किया, अचानक से तेहरान पे इतना भीषण बमबारी किया है कि पूरे तेहरान में पानी की शॉर्टेज हो गई है और फ्यूल में आग लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ऊपर गुस्सा है कि ईरान में ये वाला चीज नहीं करना था, अरे अब ये कर दिए तो ईरान के लोग अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। जो ईरान के लोग कल महंगाई की बात करते थे अब वो बात करना छोड़ दिए हैं। तो इजराइल से ये थोड़े बुढ़ऊ नाराज चल रहा है ये कि ऐसा क्यों किए यहाँ पे। अब ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने के फिराक में जा चुका है। हालांकि अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है, वो 24 घंटे आसमान से निगरानी रखते हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारते हैं। आप सोचिए हम हिंदुस्तान वाले अपनी गली मोहल्ला खोजते हैं तो अमेरिका के गूगल से खोजते हैं। मतलब सोचिए कितना अजीब बात है कि हमारे यहाँ गली कौन रास्ता किधर जाता है ये अमेरिका को पता है। तो सोचिए जिस दिन युद्ध होगा वो हमारे पे कितना भारी पड़ेगा। भारत सरकार को चाहिए कि वो इस पे कुछ ना कुछ एंटी सैटेलाइट, भारत भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना रहा है कि अगर कोई मिसाइल ज्यादा नौटंकी करेगा, अंतरिक्ष में ज्यादा नौटंकी किया तो हम लोग इसके जैसे मान के चलिए हमारी निगरानी करेगा तो यहां से मिसाइल लेकर मार देंगे लोग, जय ससुरा खत्म कहानी। हालांकि आप देखिएगा टेस्ला बहुत खतरनाक काम कर रहा है, इलॉन मस्क का स्टारलिंक, वो इतना ज्यादा सैटेलाइट भेज दिया है कि आज अगर सरकार सोशल मीडिया को बैन भी करेगा, इंटरनेट को बंद भी करेगा, तो इंटरनेट शटडाउन भी करेगा तो वो क्या करेगा, स्टारलिंक अपने से दे देगा। तो भारत सरकार खास करके डीआरडीओ और इसरो को क्या करना चाहिए, इन इतना ज्यादा स्टारलिंक ने इलॉन मस्क ने छोड़ा है, कै ठोको मारिएगा, तो भारत को भी एक बड़े आकार का सैटेलाइट छोड़ना चाहिए, बहुत बड़े आकार का, जो उसमें सोलर, अच्छा ये चार्ज कैसे हो जाता है सोलर से, अंतरिक्ष में तो धूप मिलते रहता है, और इसमें लेजर लाइट होना चाहिए, लेजर हथियार होना चाहिए, लेजर। अगर ये वाला सैटेलाइट इधर उड़ रहा है ना तो ये घुमा के मुंह मार दे लेजर। इसमें बंदूक नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, अगर गोली चलाएंगे तो ये इतना पीछे लौट जाएगा कि अइबे नहीं करेगा, ग्रेविटी नहीं है ना, झटका मारेगा दोनों ओर तो उधिया जाएगा ही खुद, तो लेजर से ही काम आ सकता है। तो इसमें चारों दिशाओं में एक लेजर वाला सिस्टम डाल के अब भारत को छोड़ देना चाहिए कि, और इंडिया के ऊपर 10-20 को छोड़ दे। अगर इंडिया के ऊपर कोनो सैटेलाइट आए हमारी निगरानी करोगे, लेजर मारेंगे धम दे उड़ जाओगे, काम खत्म। मारना कौन चाहिए, लेजर से खाली ये सोलर प्लेट हाईवे पे मारना है, सोलर प्लेट गल गया डिस्चार्ज होकर अपने खत्म हो जाएगा, यहाँ पे काम खत्म। तो हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना है, लेकिन हम लोग के वैज्ञानिक लोग अगर इस पे नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत होगा। सोचिए अमेरिका का वैज्ञानिक सब, अमेरिका की कंपनी वाले कितने कितने एडवांस है, वो इतना लेटेस्ट हथियार बनाते हैं। बोइंग कंपनी इतना जबरदस्त मिसाइल हथियार बनाया, स्पेस एक्स इतना बनाया। हमारे यहाँ का अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बनाया कौन सी, कुछ नहीं, सरकार से जमीन लिया है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लिया है, बैंक से लोन लिया है, छपा छप बना दिया कम तो कंची का आविष्कार किए ना, हम आविष्कार नहीं किए, लेकिन सबसे अमीर है, क्या बनाते हैं ना वो सब नहीं पता। सरकार से जमीन लेते हैं, यूरोप से टेक्नोलॉजी लाते हैं, बैंक से लोन देते हैं, बिजनेस चल गया तो ठीक, नहीं तो लंदन भाग जाएंगे हमें। ये तो करता है इंडिया वाला। अभी के समय में मोबाइल और कंप्यूटर बहुत घातक हो गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर हम सबका मोबाइल सुन सकता है, बस वो एक बिना मतलब, बस आपका मोबाइल नंबर है सब पता कर लेगा कहां से। तो ये हैकिंग इतनी खतरनाक हो गई है, अभी ईरान में हर एक चीज को हैक कर लिया गया। कौन सा कंप्यूटर हैक हो रहा है, कौन सा मोबाइल हैक हो रहा है, किसी को नहीं पता। हम ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या पता कि ये मोबाइल ऑटोमेटिक यहाँ से कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा होगा हम लोग को। तो भाई हम लोग को क्या ही करेगा रिकॉर्ड करके, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है। आप देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू जब गए थे तो उनका यहाँ मोबाइल पे ऊपर स्टिकर साटा हुआ था ताकि कैमरा कोई देख ना सके। हमारे यहाँ देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के नाम पर एकदम कुछ नहीं, लोग आए दिन लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो रहा होता है। जहां दुनिया एक और एआई के मामले में इतना आ गया है, ये दलघोटिया वाला हम लोग का कुत्ता ले आया था चाइना से ले आके, तो हम लोग एआई के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। और इसमें याद रखिएगा अगर हम पिछड़ गए तो बहुत दिक्कत होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। अभी बेंगलोर की कंपनी ने बहुत अच्छा एआई में भी काम करने लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें अब कुछ इंसेंटिव वगैरह देना चाहिए एआई के लिए। आज पूरी दुनिया देखिए कहां जा रही है, अमेरिका वगैरह के पास सोशल मीडिया,
इन सोशल मीडिया से वो हमारे डेटा को इकट्ठा करते हैं कि हम किस तरह के वीडियोस देखते हैं, किस तरह की चीजों को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, किस तरह की वीडियोस पे कमेंट करते हैं, किसके वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है। बस इसके पीछे एआई लगा देंगे तो पता कर देगा ये आदमी किस पार्टी को वोट देने वाला होगा, ये इंसान को क्या खाने पीने में पसंद है, इसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे क्या ऑर्डर करता है, उसकी पूरे बिहेवियर को पता कर लेंगे सब ये सोशल मीडिया के दम पे। इनके पास डेटा सेंटर है, पूरा बेहतरीन ढंग से डेटा सेंटर। हालांकि ईरान इनके डेटा सेंटर पे मार दिया है, तो भारत सरकार भी अपने डेटा सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। और अभी देखेंगे गुजरात में पोर्ट बंदरगाहों पे ड्रोन हमले का प्रैक्टिस किया जा रहा है कि अगर बाई दी वे हो जाए तो हम लोग कैसे इसे आग वगैरह बुझाएंगे इस चीजों के लिए आगे बढ़ के। अमेरिका के पास पूरी दुनिया का जो टॉप मीडिया है उस पर कंट्रोल है। और मीडिया क्या करती है, मीडिया नैरेटिव सेट करती है, और नैरेटिव सेट करके मीडिया में बैठे बिस्कन्या सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, माइंडसेट चेंज करते हैं, इंसान का दिमाग को घुमाते हैं कि हाँ आप महंगाई बेरोजगारी ये सब चीजें भूलते रहे। यहां पर नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है मीडिया का, आप जरा सोच के देखिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया तो मानवता के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इराक के ऊपर हमला कर दिया वो क्या चीज है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके वो क्या चीज है, ईरान कुछ भी नहीं किया उसको मार दिया वो क्या चीज है, इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मांगना 15 सालों तक वो क्या चीज है। तो नैरेटिव मीडिया क्या करती है, नैरेटिव सेट करती है, किसको क्या आतंकवादी घोषित कर देंगे सब, किसको कब क्या घोषित कर देंगे सब। आपको जानकर ताज्जुब होगा ईरान की मिलिट्री को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। यही अमेरिका हमारे डीआरडीओ और इसरो को प्रतिबंधित किया था, कहा था कि ये गैर कानूनी संगठन है, सब काम करते हैं सर। मीडिया में अलग नैरेटिव चल रहा है। अभी सोशल मीडिया में भारत में नैरेटिव चल रहा है कि 5 जहाजें भर के हम लोगों ने इजराइल को मदद पहुंचाई है। भाई मीडिया में जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, भाई प्लीज, देश को बड़ा दिक्कत हो जाता है ऐसे नैरेटिव से। हमारा नेशनल नैरेटिव क्या है, हम नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम ना अमेरिका की ओर जा रहे हैं, ना हम इजराइल की ओर जा रहे हैं, ना ईरान की ओर जा रहे हैं। हम लोग को खुद बैलेंस बनाना है। भारत सरकार परेशान हो गई है, नोटिस निकालना पड़ेगा, पेट्रोलियम और गैस का रेट इतना महंगा हो गया, तो ये सब चीजों से बच के रहना चाहिए। पूरी दुनिया आज देखिए मशीन रोबोटिक्स पे चली गई है। ये रोबोट घूम रहा है सब, ये सब इतना बड़का बड़का बैटरी लेके घूम रहा है सब। इन सब के हाथों में बंदूक है, एगो हाथ नहीं है वो बंदूक है, ये निशाना नहीं लगा, इसे करके मार देगा। इन सब को कुछ नहीं, ना ठंडी लगेगा ना गर्मी लगेगा, 4 गो गोली खाइयो के जी जाएगा सब यहाँ पर। अब इसके सामने हम लोग कैसे लड़ेंगे? यहाँ पे आदमी आदमी से लड़ सकता है, मशीन से कैसे लड़ेगा? और रोबोट के मामले में चाइना इतना आगे चला गया है, चाइना ने अपनी कंपनियों को खुला छूट दिया है कि रोबोट बनाओ और दुनिया में बेचो, ईरान में बेचो, अमेरिका में बेचो, यूक्रेन की लड़ाई में रूस में बेचो, हर जगह बेचो। आज वो बहुत आगे जा चुका है। अब देखिएगा कुतवा ले आए थे सब ना गलगोटिया वाले से यहाँ से, अब हम लोग इस मामले में पीछे छूट रहे हैं। और अमेरिका का खुफिया एजेंसी बहुत खतरनाक है, उसका सीआईए और इजराइल का मोसाद भर भर के पैसा देता है। अगर किसी को जानकारी निकालना है उसको 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ दे देगा, कोई भी जानकारी निकाल लेगा। उसके थ्रू पहुंचने के लिए सोशल मीडिया है, वो किससे बात करता है, कहां रहता है, लोकेशन क्या है, वो सब पता कर लेंगे। वहां जासूस को भेज देंगे, उसकी मोबाइल सुन लेंगे, एआई से मदद कर लेंगे। और कुछ ना ऐसी अश्लील और भद्दी महिलाओं को भेज देता है और उनके पीछे पड़ा देता है, जिसे हम हनी ट्रैप कहते हैं। अरब के ज्यादातर लोगों को ये सब फंसा के लेके ये सब हनी ट्रैप में। इनका एक कहावत भी कहा जाता है, बेडरूम टू बोर्ड रूम। बोर्ड रूम उसे कहा जाता है जहां पर सारे डिसीजन लिए जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, उसे कहते हैं बोर्ड रूम। तो इनका अमेरिका और इजराइल वालों का एक सीधा सा है, वो अपनी महिलाओं को वहां पे जासूसों को कहती हैं कि तुम्हें पहले बेडरूम में बीच जाना है, उसके बाद वहां से जाके तुम्हें बोर्ड रूम तक जाना है। तो ये ऐसे ही करती हैं सब, धीरे 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 आएंगी सब, बातचीत करेंगे, फिर ब्याह कर लो, ये कर लो, फिर कहेंगे सर हम क्या कर सकते हैं, मेरी सहेली है उससे भी शादी कर लो, 3-4 को ब्याह करा देंगे, उसी में उलझा के रख देगी, फिर सारा डिसीजन अपने हाथ में कंट्रोल करके रख लेंगे सर। भारत ऐसे हनी ट्रैप से बचना चाहिए। और जानबूझकर ये सब क्या करते हैं सर, सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे अधनंग चीजों को बढ़ावा देते हैं कि ये मॉडर्न है। मॉडर्न नहीं है रे सुश्री, तूने उघारे है, इसको मॉडर्न नहीं कहा जाता है। जब कोई सुंदर नहीं रहता है ना, तो छोटे कपड़े पहन के अपने को आकर्षक बनने की कोशिश करता है। तो छोटे कपड़े में कोई आकर्षक लगता है, सुंदर नहीं। वरना सुंदर तो आप देखिएगा, मूर्ति जो भारत में बनाई जाती है ना, तो मिट्टी की मूर्त में जब हम लोग दुर्गा जी को साड़ी पहनाते हैं, वो सुंदरता देखिए, मिट्टी की मूर्त लगता है जैसे बोल देंगे वहां पे, वो होती है सुंदरता। और ये क्या होता है, तो आकर्षक होता है। तो जो सुंदर नहीं होता वो आकर्षक के लिए जाता है। इस पर ये सब बहुत गहरी चाल चल रहे हैं सर। भारत को इस पर सोचना चाहिए कि हमारे देश के बगल में से श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में यही सीआईए एजेंट सब सरकार गिरा दिए सब। आज हमारा पड़ोसी देश पूरी तरह अशांत हो चुका है। हमारे रॉ एजेंसी को भी तत्पर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की आईएसआई है, हमेशा कश्मीर को अशांत करने में लगी रहती है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए हाल ही में यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, इतना छोटा देश सोचिए कितना लंबी लड़ाई खींच ले गया। तो हमें भी इस पाकिस्तान से रेडी रहना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, जेलेंस्की को तो बहादुरी देना पड़ेगा कि रूस के आगे नहीं झुका, चाहे जो भी हो यहाँ पर। और
ये खमेनी साहब को, इन दोनों लोगों को कहेंगे कि बहादुरी तो देना पड़ेगा, बुढ़ापे में भी नहीं झुके और वो पहली बार प्रधानमंत्री बना हो, दोनों ने नहीं झुका यहाँ पर। और खमेनी को मारने के बाद इन लोग को लगता है कि युद्ध टल जाएगा, तो नहीं टलेगा और लंबा चलेगा, और ईरान इसकी तैयारी पहले से होकर आइए यहाँ पर। और कोई भी देश कैसे बर्दाश्त करेगा, आप ही बताइए ना, भारत में घुस के कोई हमारी द्रौपदी मुर्मू पे हमला कर देगा तो हम लोग चुप हो जाएंगे, वेनेजुएला समझे लोग। आप एक नॉर्मल इंसान एक सोच के देखे ना, कोई राष्ट्रपति को मार देगा कोई देश चुप रहेगा, वो पूरी फैमिली को मार दिया सब यहाँ पे। अब ईरान नहीं आएगा। अमेरिका और रूस 1.5 घंटा तक बात किए हैं सब, पुतिन और ट्रंप, कि ईरान से कहिए अब रोक दे, ईरान कर ना अब ना रोकेंगे हम यहाँ पे, हमारा 31 गो डिवीजन बना चुके हैं लोग यहाँ पे, वो मारेंगे सब यहाँ पे। तो खैर हम लोग को क्या करना है, लेकिन हाँ, यूक्रेन और रूस की लड़ाई से हमें सीखना पड़ेगा कि ड्रोन कितने खतरनाक है। एफपीवी ड्रोन क्या होता है, आंख में उसका लेंस पहन लीजिए, आप वीडियो गेम की तरह खेलते रहिए और इसके अंदर बम लगा दीजिए और ले आके मार दीजिए। लेकिन ये क्या करते थे, इनके सिग्नल को रडार से काट दिया जाता था, जिस वजह से, जिसे हम सॉफ्ट किलिंग कहते थे, बिना गोली चलाए इसके सिग्नल को काट दीजिए। जैसे मोबाइल से आप जीपीएस से जा रहे हैं कि हाँ हमको दाहिने जाना है बाएं जाना है, नेटवर्क गायब, नेटवर्क गायब, अब क्या करें, उसी को कहते हैं सॉफ्ट किलिंग। ये क्या करते हैं लोग, रडार की मदद से उसका सिग्नल गायब कर देते हैं, सिग्नल गायब कर देंगे या फिर पता कर लेंगे ये किस सिग्नल से आ रहा है, और वैसा ही सिग्नल ये डमी सिग्नल बना के इसको सिग्नल दे देंगे गिर जाओ गिर जाओ, तो उसी सिग्नल से सोचा गिर जाएगा। इससे बचने के लिए यूक्रेन ने क्या किया, अपने एफपीवी ड्रोन पे वाईफाई सिग्नल हटा के उसके नीचे तार बांध दिया। अब देखिए ये 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 और 10 किलोमीटर, इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर है, बाल बराबर पतले पतले। तो इनको क्या किया जाता है ना, इस ड्रोन के नीचे बांध दिया जाता है। अब देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर नीचे बांध दिया गया है और इसके ऊपर बम रख दिया जाएगा। अब वो नेटवर्क से जुड़ा है, अब देखिए ध्यान से, ये ऑप्टिकल फाइबर इससे जुड़ा हुआ है और ये स्क्रीन पे देखते रहेगा, इसका कैमरा इस ऑप्टिकल फाइबर से सारा नेटवर्क पहुंचाएगा एकदम रियल टाइम पे। अब इसके ऊपर बम बांध दिया जाएगा, अब ये जहां जहां जाएगा अब कोई इसके नेटवर्क को जाम नहीं कर पाएगा। तो ये वायर गाइडेड हो चुका है और ये वायर गाइडेड इतने खतरनाक है, अब ये 50 किलोमीटर तक चला जाएगा। इसके ऊपर करना क्या है, एक बम बांध देना है, देखिए वायर गाइडेड है, इसके ऊपर कंट्रोलर है, बम बांध दिए, अब ये वायर गाइडेड है। अब जरा देखिए तो यहां से गया होगा कहीं से ड्रोन, उधर जाके किसी को मारा होगा, कितने वायर इस पे आ चुके हैं सब यहाँ पर। जिस यूक्रेन को, जिलेंस्की को ये ट्रंपा बेइज्जत किया था, आज यही ट्रंपा पूछ रहा है कि ड्रोन से कैसे लड़े, ईरान बहुत मार रहा है, यो मजा ले रहा है। ये आके सोशल मीडिया पे बोलता है, ये आके क्या कहता है सोशल मीडिया पे कि हमसे 3 बार रिक्वेस्ट किया गया, ये भी मजा ले रहा है बुढ़ऊ का। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को प्रोवाइड करा दिया, और पाकिस्तान तुमने जो इतना ड्रोन मारे, हम लोगों ने अपने आकाश तीर सिस्टम से मार के खत्म कर दिया। ये बुढ़ऊ को भी अपनी औकात पता चल गई, एक को ड्रोन इंडिया में घुसने नहीं दिया गया था। लेकिन अगर हमारे साइंटिस्ट या डीआरडीओ अगर एक्टिव नहीं होते तो इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अभी ड्रोन स्वाम आ गया है, ड्रोन स्वाम में क्या हो रहा है, 2-4 हजार ड्रोन मार दे रहे हैं लोग, कितना को इंटरसेप्ट करेंगे। तो इसके लिए चाहिए सॉफ्ट किलिंग, वहां पे क्या है कि एकदम सबका नेटवर्क जाम करके खत्म कर दो, तो उसके लिए आ गया है। तो ड्रोन स्पॉन के भी दिक्कत नहीं है। हमारी एक बेंगलोर की कंपनी है, उसने शेषनाग ड्रोन बनाया है। ये शेषनाग ड्रोन आपस में पूरी 50-100 उड़ जाएंगे और सब एक दूसरे से बात करते रहेंगे। सपोज कीजिए कि इसको जाना था टारगेट नंबर बी पे मारने के लिए और इसी को किसी ने मिसाइल से मार दिया, तो ये सब कहेगा, सब कौन है जो बी को मार रहा है, कौन है, तो कहेगा कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो लगता है यही मर गया, तो कहेगा एक काम करो मेरा बैकअप में हम मार देते हैं। तो सबका 2-2 टारगेट रहता है कि अगर वो मर गया तो हम जाके उसको मार देंगे, हम तो ये पहली टेक्नोलॉजी है जो इंटीग्रेटेड है, भारत ने बनाया। गर्व महसूस होता है हम लोग को यहाँ पर। बस भारत के वैज्ञानिकों को और मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा उनका बजट बढ़ाने की जरूरत है, वरना वो सब भी कर सकते हैं हम लोग के वैज्ञानिक, चाहे वो रुस्तम ड्रोन हो या तपस ड्रोन हो। ये ड्रोन बहुत जरूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने हम लोग को देखा कि हम अकेले पड़ गए थे। बहुत दुख हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि वह अमेरिका जो खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे रहा था, अजरबैजान, तुर्की, सऊदी अरब, चाइना, सब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। रूस चूंकि यूक्रेन की लड़ाई में उलझ चुका था, हम कंप्लीट अकेले पड़ गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन क्या हुआ, सब मिल गए तो चींटियां तादाद में कितना भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं, औकात नहीं है भारत से लड़ने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम का धन्यवाद देते हैं हम लोग कि आज हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। जो हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर अगर कोई उंगली उठाएगा ना, तो यही परमाणु बम ले आके सीधाने फोड़ दिया जाएगा, खानदान मिटा देंगे लोग हम लोग उसका। लेकिन हम लोग को और अपनी देश की लेगेसी को आगे ले जाना होगा।